गुड मॉर्निंग 6th AB क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर का पाठ 3 जय जवान जय किसान। अब ये नारा किसने लिखा है, आओ हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, क्या आप कभी इस नारे को सुना है या पढ़ा है? यह नारा हमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का मानना था कि भारतीय जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। इसी तरह देश के किसान अपने परिश्रम से धरती को सींचकर अन्न उगाते हैं। वे हमारे अन्नदाता हैं। अतः देश के विकास में दोनों का योगदान सबसे अधिक है। उन्हें सम्मान देने के लिए ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम राम दुलारी था और पिता शारदा प्रसाद जी एक अध्यापक थे। बचपन में ही उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। उन पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा, किंतु उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे बचपन से ही साहसी, निडर, पक्के इरादे वाले और विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि वे गुदड़ी के लाल थे। उनका स्कूल गंगा पार था, यानी गंगा नदी को पार करके ही उनका स्कूल आता था। नाविक गंगा पार ले जाने का एक पैसा किराया लेता था। नाविक मतलब नाव, गंगा नदी पार जाने के लिए नाव पर बैठ के जाते थे, तो नाविक जो नाव चलाने वाला था उसको नाविक बोलते हैं। तो वो नाविक गंगा के उस पार ले जाने का पैसा लेता था। आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक मतलब उनके पास पैसे की कमी होने के कारण वे गंगा नदी को अक्सर तैर कर ही पार किया करते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो पैसा नहीं दे पाते थे। वो खुद नदी को पार करके स्कूल में जाया करते थे। एक बार वह मेला देखने गंगा पार गए। अपने सहपाठियों संग वापस आते हुए वे जानबूझकर पीछे रह गए, क्योंकि गंगा पार करने का किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वे अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर उस गंगा नदी को पार कर गए, जिसका पाट लगभग आधा मील चौड़ा था। हालांकि उनके मित्र उनका किराया देने का आग्रह भी करते रहे, परंतु वे विनम्रता से मना कर देते। उन्होंने किसी भी साथी से उधार मांगना अपने गौरव के विरुद्ध समझा। बचपन में के ऐसे संस्कार ही बड़े होते होते उनके जीवन के सिद्धांत बन गए। जीवन भर वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। 17 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते वे देशभक्ति के रंग में रंग चुके थे, यानी उनका मन देशभक्ति की ओर भी दौड़ने लगा था। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो देश की पुकार ने उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन दिनों देश की खातिर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। निज हित का बलिदान कर देश के हित के लिए हमेशा तैयार रहना शास्त्री जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। मतलब अपने आप को देश के लिए बलिदान करना वो अपना सिद्धांत मानने लगे और उसको उद्देश्य मानकर वो चलने लगे। जेल से आने के बाद मौका मिलने पर उन्होंने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की। जब वो जेल गए थे, आने के बाद उन्होंने फिर से पढ़ाई कौन सी स्टार्ट की? शास्त्री की पढ़ाई उन्होंने फिर से प्रारंभ की। तभी से उनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया। देश सेवा के लिए अपने परिवार का बलिदान देने वाले वे निराले देशभक्त थे। एक बार नैनी कारावास के दौरान उन्हें अपनी पुत्री के सख्त बीमार होने का समाचार मिला, तो उनकी पत्नी व मित्रों ने जेल से पैरोल पर रिहा होकर पुत्री की देखभाल करने की गुहार लगाई। परंतु उस समय अंग्रेजी सरकार किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने की लिखित शर्त थी, छोड़ने को तैयार थी। सिद्धांतों के मतवाले को यह मंजूर न था। बेटी की तबीयत निरंतर बिगड़ने लगी, परंतु शास्त्री जी देश हित के विरुद्ध कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे और न ही लिया। फिर सरकार ने ही बिना शर्त उन्हें 15 दिन के लिए रिहा कर दिया।
जब शास्त्री जी उनके पास पहुँचे तब तक उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी, यानी उनकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में शास्त्री जी दुखी हो गए और दुखी होते हुए परंतु आज़ादी के दीवाने इरादे बिल्कुल भी न डगमगाए। वह अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद बहुत दुखी भी हुए, फिर भी उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप के कदम उनके कभी भी नहीं डगमगाए। उसी प्रकार एक जेल यात्रा में उन्हें पुत्र को टाइफाइड होने का संदेश मिला। फिर एक दोबारा उन्होंने जब जेल गए तो उनके पुत्र को टाइफाइड होने का संदेशा मिला। फिर वही विकट समस्या, अपने सिद्धांतों से समझौता तो उन्होंने कभी किया ही नहीं। इस बार ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बिना लिखित शर्त के 1 सप्ताह के लिए रिहा किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुखार 104 डिग्री से 106 डिग्री तक पहुंच गया। बेटे के होठ भी सूज गए। जेल की रिहाई का 1 सप्ताह भी बीत गया। पुत्र ने कहा भी, बापूजी अभी मत जाइए। कितनी विकट घड़ी थी। एक तरफ जिगर का टुकड़ा मौत से जूझ रहा था और दूसरी तरफ भारत माता की आज़ादी की पुकार। सिद्धांतों पर अटल शास्त्री जी ने भी भरे मन से बेटे के हाथ जोड़कर विदा ली और मातृभूमि की रक्षा के लिए देश के लिए जेल की तरफ चल पड़े। धन्य थे ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघात समझा। वह दृढ़ निश्चयी और सिद्धांतवादी वीर नायक भारतवासियों को 11 जनवरी 1966 ईस्वी को छोड़कर चिर निद्रा में सो गए, यानी उनकी 11 जनवरी 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। समस्त भारतीयों ने उन्हें आंसू भरी आंखों से भावभीनी विदा दी। उनका आदर्श जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। यानी इन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए इतना कुछ सहा और काफ़ी सहने के बाद ही जब भारत माँ आज़ाद हुई तो उन्हें यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।